दोस्तों, यदि समझदारी लूट के, खरीद के, मांग के, उधार में या छीन करके मिल रही होती तो डोनाल्ड ट्रंप कभी की ले चुके होते। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपने देश को ग्रेट बनाने का सपना देखना बुरी बात नहीं है, उसके लिए काम करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला यह है कि उसका आधार आप क्या बनाना चाहते हैं, आप किस कीमत पर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आगे बढ़ाने के उस यात्रा में कहीं आपका बैक गियर तो नहीं लग गया है। साथियों, कुछ ऐसा ही यूएसए के साथ हो रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बार बार बोलते हैं, ये मेक अमेरिका अलोन अगेन होने वाली सिचुएशन पैदा कर चुका है। क्या हुआ है, सारी बात करेंगे, डिटेल में करेंगे और एक एक चीज को अच्छे से एनालाइज करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट आपकी चॉइस है तो इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कंटिन्यू। मेरे साथियों, इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बनिए और हमें सपोर्ट करिए। चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर मसला हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो एक नारे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इनका इलेक्शन कैंपेन का बेस बना था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेरे साथियों, दुनिया के अंदर जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, तो किसी भी देश को बड़ा बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। इसका कोई भी देश अपवाद नहीं है, फिर वो चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, चीन हो या रशिया हो। दो चीजों में सबसे पहले आती है आपकी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, यानी आपकी एक मजबूत कूटनीति होनी चाहिए, उसके साथ में आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका के पास में लगभग दोनों ही चीजें मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो एटीट्यूड है, इनकी जो पर्सनल थॉट प्रोसेस है, उसकी वजह से दोनों का ही आंकड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। आंकड़ा जाने का रीजन क्या है कि अपने निजी हितों की वजह से या अपने सोच का जो इनका जो नजरिया है, उसकी वजह से डिप्लोमेसी तो घाटे में हर दिन जा रही है। और डिप्लोमेसी जहां बिगड़ेगी, बाकी देशों के साथ में संबंध जहां खराब होंगे, वहां पे आर्थिक नुकसान होना निश्चित रूप से तय है। तो अमेरिका के लिए ये ग्रेट बनाने की बजाय एक अलोन बनाने की प्रोसेस ये निश्चित आगे बढ़ा चुके हैं। कहानी का मसला शुरू कहां से होता है कि जब कोई देश का राष्ट्रपति इस नजरिए से देखता है दुनिया को कि पूरी दुनिया पे हमारी छत्र छाया हो, पूरी दुनिया में हमारा सिक्का चले, अच्छी बात है, पावरफुल बनी, आगे बढ़िए। तो अमेरिका ने क्या किया मेरे दोस्तों कि पूरे दुनिया को ना रीजन वाइज अपना डिप्लोमेटिक चैनल क्रिएट किए। मतलब जैसे आप उसको एक मिडिल ईस्ट का एक ब्लॉक समझ लीजिए, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, इसके अलावा हमारे जो साउथ अमेरिका, कुछ अफ्रीका के मल्टीपल रीजन्स हैं, वैसे ही दुनिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो उसको दिखता है, जो वो वहां पे अपने पावर को बैलेंस करना चाहता है, वो है आपका इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में जिस देश को वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मानता है या टारगेट करना चाहता है, वो है चीन। और अमेरिका की एक लंबी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हम इसे कहेंगे कि उसने भारत को अपने पक्ष में करने में, अच्छे तरीके से पक्ष में करने में कामयाबी पाई और क्वाड का हिस्सा भारत बन गया। इस एरिया में अब क्या होता है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सीज फायर के मसले पे पाकिस्तान और भारत के बीच के उस तनाव को कम करने या युद्ध को रोकने का श्रेय जब से डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, तब से भारत और अमेरिका के बीच के संबंध जो है वो खटास में पड़ते गए। ये तो बड़ा स्पष्ट है। और उसी के साथ में दौर शुरू होता है रशिया के साथ में भारत को दूर करने की कोशिशें, जिसमें अमेरिका नाकाम रहा। इन सब का परिणाम यह हुआ कि भारत चीन से नजदीक होता हुआ रशिया के वापस पुराने संबंधों को रिस्टोर करने में लग गया, और यहां से कमजोर होता हुआ यूएसए, बिकॉज इंडो पैसिफिक रीजन में यदि इंडिया उसके साथ में खड़ा नहीं रहेगा तो अमेरिका का कमजोर इस एरिया में होना तय है। और इंडो पैसिफिक जैसे एक मेजर एरिया में यदि कमजोर हो जाता है तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक ये सिद्ध हो जाएगा। अब मेरे साथियों, होता क्या है, भारत से इसकी अपेक्षा निश्चित रूप से बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि मोदी जी के और ट्रंप की जो बॉन्डिंग जिस तरीके से हाईलाइट किया गया, भारत के अंदर जिस तरीके से ट्रंप के इलेक्शन में जीतने की प्रार्थना की गई, यज्ञ हवन किए गए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो पर्सनली प्रचार भी इनके लिए किया था। अब क्या है सर कि वो एक अपेक्षाओं को जो दौर डेवलप हुआ कि ट्रंप आएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। एस जयशंकर साहब के भी स्टेटमेंट क्लियर थे कि जो एक दुनिया में टेंशन है कि भाई ट्रंप आएंगे तो क्या होगा, भारत को उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के संबंध डोनाल्ड ट्रंप से काफी अलग है, मैत्री का लेवल काफी अलग है। अब वो अलग लेवल ने सर दूसरा ही कुछ रंग दिखा दिया, जिसकी वजह से हमें तुरंत शिफ्ट लेना पड़ा और एक मजबूत सेटबैक भारत को यहां पे हो जाता है। लेकिन जो अपेक्षाओं का सर डोनाल्ड ट्रंप के पास रहा, वो तो अपनी इस जगह मजबूत था। लेकिन सर जब से चीजें
पलटी हैं, रिश्तों में खटास आई है, तनाव आया है, तब जाकर के आज एक बड़ा मोड़ दोनों के रिलेशंस ने ले लिया। आपको पता होगा कि ट्रेड डील के ऊपर दोनों देश आपस में वार्ता कर रहे हैं। अमेरिका की बड़ी गहरी तमन्ना है कि भाई कैसे भी करके भारत से ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि ट्रेड डील करना उसको इकोनॉमिक लेवल पे मजबूत करने वाली बात है। दूसरी बात, भारत से यदि ट्रेड डील हो जाती है तो इतना बड़ा मार्केट मिलने के साथ साथ में रशिया से डिस्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, चाइना से डिस्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यह अमेरिका की बेसिक चाहत है, जिससे वो क्वाड को और ज्यादा मजबूती यहां पे दे पाएगा। अब मेरे साथियों, होता क्या है, आज एक न्यूज आती है कि ट्रेड डील इन लिम्बो एज यूएस टीम्स इंडिया विजिट डिफर्ड एमिड टैरिफ वॉर, कि ये टैरिफ वॉर के बीच में अमेरिका से जो टीम आने वाली थी, कि जो नेगोशिएट करने वाले थे, वाद चर्चाएं करने वाले थे कि भाई ट्रेड डील का डायरेक्शन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। आप सोचिए कि नेगोशिएशन के 5 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, बिकॉज 5th राउंड पे लास्ट मंथ इंडिया की टीम वॉशिंगटन गई थी, कुछ विशेष प्रतिफल वहां से मिला नहीं था, और वहां पे यह तय हुआ था कि भाई 6th राउंड जो है वो न्यू दिल्ली में होगा, इंडिया में होगा। तो अब अमेरिका की टीम इंडिया आएगी, आने वाले थे, इन्होंने कैंसिल कर दिया, साहब हम नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे का मतलब क्या है कि ट्रेड डील पे आगे बात नहीं होगी। तो ट्रेड डील पे बात अगर नहीं हो रही है तो अमेरिका ने आखिर में ब्रेक क्यों लगाए, अमेरिका ट्रेड डील में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहता, उसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। थोड़ा सा यहां पे नोटिस करें तो आपके सामने खबर ये होगी, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन प्रेसिंग इंडिया टू ओपन इट्स एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर। मतलब अमेरिका भारत पे दबाव डाल रहा है कि आप अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को ओपन कर दीजिए, लेकिन इंडिया उस चीज के लिए बड़ा रिजिड है, और डे 1 से रिजिड है कि हम बाकी सेक्टर्स में आपसे ट्रेड डील करने को तैयार हैं, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे यहां पे जो सीमांत कृषक हैं, जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए यह प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और हमारा इस पे बहुत डे 1 से हम इस चीज को लेकर के मजबूती से खड़े रहे, इस मुद्दे पे नाराज हैं। नाराज हुए तो साहब हमने कहा हम आपके यहां नहीं आएंगे, तो मत आइए। हम तो ऑलरेडी चाहते हैं कि यूएस से ट्रेड डील ना हो, क्योंकि यूएस से ट्रेड डील होगी तो ये ब्रिक्स को कमजोर करेगा, और ब्रिक्स की कमजोरी इस मौके पे भारत की तरफ से जाएगी तो भारत के लिए लॉन्ग टर्म के अच्छे खासे घाटा हो जाएगा। रीजन, रशिया, चाइना, ब्राजील जैसे देश जो भारत के साथ में खड़े होने की क्षमता रखते हैं, वो सर बैकफायर करेंगे निश्चित रूप से, और यूएस का तो कोई भरोसा है नहीं। तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है निश्चित रूप से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस पूरे इवेंट को समझने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इस एक एक चरणबद्ध तरीके से साजिश को समझिए। कब कब कहां कहां क्या हुआ, आपके सामने हर एक चीज परत दर परत आ जाएगी। एक निवेदन के साथ में बात शुरू करूंगा सर। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा करो। मेरे साथियों, मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो शॉर्ट हो, लेकिन जब तक मैं इंसाइटफुल कंटेंट नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो को कर दूंगा, तो ना मुझे सेटिस्फेक्शन होगा ना आपको सेटिस्फेक्शन होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजों को समझिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर थोड़ा लंबा वीडियो होता तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफी मांग लेता हूं। अब मेरे साथियों, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि ये ट्रेड डील वाला मसला सिर्फ इंडिया के साथ तो है नहीं, इंडिया के साथ बहुत सारे देशों के साथ में एक लाइन लगाई हुई है कि हर दिन आज इसके साथ ट्रेड डील, कल उसके साथ ट्रेड डील। कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी ही कहेंगे, इंडोनेशिया बहुत दूर नहीं है, इंडोनेशिया से इनकी ट्रेड डील हो जाती है। अब इंडोनेशिया के साथ में ट्रेड डील होती है तो ध्यान रखिएगा, अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो आप ये पाएंगे कि इंडोनेशिया भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक बड़ा खिलाड़ी हुआ करता था। नेहरू जी के साथ में इंडोनेशिया के लीडर्स भी हुआ करते थे। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा वो लीडर का नाम क्या है, यदि आपको पता लग रहा तो। अभी जब ये इन्होंने ट्रेड डील की तो एक थोड़ा सा आश्चर्य था, लेकिन ठीक है, होनी थी हो गई। अब यहां बड़ी बात यह है कि जो ट्रेड डील हुई ये 0:19 के रेशो में हुई। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपेक्षा यह की है कि भारत के साथ भी ऐसी ही ट्रेड डील हम कर लेंगे। ये 0:19 का मतलब यह है कि जब अमेरिका इंडोनेशिया से कोई सामान मंगवाएगा, यानी इंडोनेशिया जब एक्सपोर्ट करेगा यूएस को, तो यूएस वुड चार्ज 19% टैरिफ। ठीक है, 100 रुपए का माल 119 रुपए हो जाएगा, सर प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन जब अमेरिका कोई माल बेचेगा इंडोनेशिया को, यानी एक्सपोर्ट जब वो करेगा, तो इंडोनेशिया उसमें 0% टैरिफ लगाएगा। अब ये ट्रेड डील को एक तरह से यूं माना गया कि भैया अर्थव्यवस्था का नया सर्वोदय हो गया है। चलिए, इनका मसला है, जो ये सोचते हैं वो ये करेंगे। अब यहां से सर क्या होता ना कि एक खून मुंह लग जाता है। ये खून मुंह लगा। आप देखिए यहां पे अब आगे क्या हुआ। यहां पे बात आती है, एक अगले दिन की न्यूज बनती है, डेट बताता हूं, 16 जुलाई की। ठीक है सर, हम 16 जुलाई पे बात कर रहे हैं। गोइंग टू हैव एक्सेस टू इंडिया, ये ट्रंप बोल रहे हैं कि इंडिया में मुझे एंट्री मिलने वाली है
ट्रम्प्स बिग हिंट ऑन ट्रेड डील। आगे देखिए मेरे दोस्तों, लिखा है ग्रेटर एक्सेस टू इंडियन मार्केट इन लाइन विद द ट्रेड पैक्ट बिटवीन द यूएस एंड इंडोनेशिया। मतलब भारत के मार्केट में प्रवेश मुझे मिलेगा, लेकिन उसका क्या, किस पैटर्न पे? इंडोनेशिया और यूएस वाले पैटर्न पे, मतलब 19:0 वाले रेशो के ऊपर। अब यहां पे बात गंभीर ये हो जाती है कि जब 32% से घटा के उसको 19% कर दिया, क्योंकि जब रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट आई थी ना, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब लेकर के खड़े हो गए थे, पूरी पर्ची भी किस देश में कितना परसेंट हम लगाएंगे, उसमें इंडोनेशिया 32% लगाया, लेकिन ट्रेड डील होते ही ये रेशो घट के हो गया 19%। इसमें बड़े खुश हुए इंडोनेशिया वाले, वाजीवा, अच्छा माल हमने यहां से कमा लिया, सब कुछ है। लेकिन वो कह रहा है ट्रंप कि भाई भारत से भी कुछ ऐसा समझौता हम करेंगे। चलिए सर, अब जब 16 जुलाई की न्यूज आपने देखी, अब हम आ जाते हैं 28 जून, थोड़ा सा पीछे। यहां पे देखो, वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया, ट्रंप ऑन ट्रेड डील एज दिल्ली टीम रीचेस यूएस। मेरे दोस्तों, यहां पे जब ट्रेड डील के लिए हमारी टीम वहां गई थी, तो इन्होंने घोषणा तभी कर दी थी कि भारत के साथ में एक बड़ा मार्केट हम ओपन करने वाले हैं। मतलब पहले ये घोषणा होती है, फिर इंडोनेशिया से तुलना होती है, तो कहने का मतलब यह है कि भारत के पास में ऑप्शन वो कितना परसेंट देना चाह रहे हैं? 0%। ठीक है, अब क्या भारत को 0% मान लेना चाहिए था? भारत ऑलमोस्ट एग्री हो चुका था कि भाई 0% पे हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इच्छा सिर्फ 2 है। एक तो इच्छा है, मान लो तो बहुत अच्छा, नहीं मानो तो ठीक, अदरवाइज एक पे तो हम जिद्दी हैं। तो जो चीज नहीं मानने वाली बात थी वो थी एग्रीकल्चर और डेयरी, इसके ऊपर हम एंट्री नहीं देंगे। और अगर मान लो तो बहुत अच्छा, वो है कि 19% से घटा के हमें 10% से नीचे लाके बिठा दो, 9%, 8% पे कहीं, तो ठीक है, मामला सेट हो जाएगा। अब चरणबद्ध तरीके से देखो सर, ट्रंप बोल रहे हैं कि भारत हमारे सामानों पे टैक्स नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा मतलब है 0%। ठीक है, लेटर भेजूंगा और इंडोनेशिया जैसा समझौता हो जाएगा, वहां अमेरिका पर 0% टैरिफ लगता है। अब ये लेटर की भला क्या, आपने सुना होगा ना कि लेटर ये भेजा करते थे। अब लेटर को इन्होंने सर हथियार बना लिया। हथियार बनाने की बात आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग तो डिकोड करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये तो भाई खुद के मुंह से कह रहे हैं कि हां जी ये तो सिर्फ हथियार हैं। ये मैं कई बार अपने वीडियोस में दिखा चुका हूं, इसलिए स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सबसे अच्छा सौदा जो हम कर सकते हैं वो है एक लेटर भेजना। यानी खुद को इतना बड़ा तुर्रम खान समझ रहे हैं ये कि एक लेटर भेजेंगे सब हो जाएगा। वह जब किसी को लेटर भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि उन्हें अमेरिका को 30, 35, 25, 20% टैक्स देना होगा, तो वह एक तरह का सौदा ही होता है। अब आप समझिए कि किस लेवल की चालाकी यहां पे स्पष्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया हमारा यही पैटर्न है। अमेरिका के लिए सबसे बेहतर तरीका सीधे तौर पर दबाव बनाना है, फिर मोलभाव करना है। तो ये सारी कहानी नेगोशिएशन की है। पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लाना, फिर लेटर भेजना, लेटर भेज के दबाव में लेकर ट्रेड डील करना, और ट्रेड डील में खुद के सारे टैरिफ घटा के अपनी इनकम को बढ़ा लेना, दूसरे देश को गड्ढे में डाल देना। ये इन पूंजीवादियों का मूल नेचर है। अब सर आश्चर्यजनक रूप से देखिए सर आगे क्या होता है। आगे यहां पे जब भारत और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं रहे, संबंध ठीक, क्योंकि जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर जब भारत पाक के बीच होता है, उसके बाद से ही मामला तो खटास में था। उसके बावजूद भी भारत का एटीट्यूड जो था वो अमेरिका को लेके बहुत हार्ड नहीं हुआ, दुर्भाग्य से। देखिए सर कैसे, ये जो न्यूज में दिखा रहा हूं ये 17 जुलाई की है। ठीक है सर, 17 जुलाई। इंडिया सीक्स लोअर टैरिफ देन इंडोनेशिया, वियतनाम एमिड टैरिफ ट्रेड टॉक्स विद यूएस एज डोनाल्ड ट्रंप टीजेस प्रेटी गुड डील्स। कुल मिलाकर के भारत की इच्छा हो रही है भाई कैसे भी करके आप हमें इंडोनेशिया से कम यानी 19% से सर नीचे का टैरिफ दे दो। आप उस सीजफायर वाले एलिमेंट के बाद भी तैयार थे। भारत ने एक हद तक अपना सॉफ्ट कॉर्नर यहां पे बनाए हुए था। अब भारत 10% से कम टैरिफ चाह रहा था। यहां पर बात यह थी, इसके बदले में अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारत में कुछ रियायतें चाहता है, लेकिन भारत साफ कर चुका है कि वह अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र को विदेशी कंपनी नहीं खोलेगा। हालांकि भारत गैर कृषि क्षेत्रों में समझौता करने को तैयार था। इसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी था। आप प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा जो मैं आपको पिन कमेंट आई बटन में देख रहे हैं। इसमें कृषि सेक्टर और फार्मास्यूटिकल की बातें मैंने की है, तो बहुत डिटेल में आपको समझ में आएगा घाटा क्या होता। तो यहां पर हम तैयार लगभग हो चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा कहां पैदा हुआ। भारत को जो सबसे बड़ा खतरा नजर आया वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे नजर आया और हमने इसको मना कर दिया, सॉरी आपकी एंट्री नहीं होगी। अब यहां पे मैं आपको उठा करके सीधा लेके चलूंगा 2019 में
क्योंकि जड़ें सर वहां से आपको नजर आने लग जाएंगी कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज को तो पुश वहीं से करना शुरू कर दिया था जब ये दौर जो था वो जो बाइडेन का चल रहा था, यदि मैं गलत नहीं कह रहा तो। सर यहां पे एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस होता है, उससे अमेरिका ने भारत को 2019 में ही बाहर कर दिया था, और उसके बाहर करने से भारत को 5.6 बिलियन यूएसडी के निर्यात में टैरिफ की छूट जो थी वो खत्म तभी हो गई थी। क्या होता है सर ये, यानी कोई देश जब जीपी जिसमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी में डाल देता है तो उस देश के ऊपर टैरिफ या तो पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं या तो नाम मात्र के टैरिफ रखे जाते हैं, जिससे कि उसका प्रोडक्ट दूसरे देश में सस्ता हो जाए और वो कंपटीशन में आगे जाए तो उसको थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ मिले। ये बड़े देश छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में एक सकारात्मक व्यवहार के रूप में ऐसा करते हैं। तो जिस समय पे जीएसपी से भारत को बाहर किया गया था, ये संकेत तो वहीं पे था, अलार्म वहीं दब चुका था। दूसरी चीज, टैरिफ इश्यूज, अमेरिका का यही आरोप कि भाई हम पे तो बहुत ज्यादा टैरिफ इंडिया लगाता है और हम कोई टैरिफ नहीं लगाते तो हमारा ट्रेड बैलेंस ट्रेड जो है वो गड़बड़ा जाता है। इन सब मुद्दों को लेकर के साहब आए और पर्ची लेके खड़े हो गए कि इसके ऊपर इतना परसेंट, इसके ऊपर इतना परसेंट। दूसरी चीज, एहसान और ठोक दिया साथ में, टैरिफ चार्ज टू यूएस। दूसरा, यूएस से डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब डिस्काउंट के साथ में। तो चाइना के ऊपर लगाया, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, ताइवान, जापान, इंडिया, कोरिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, एक बड़ी फेहरिस्त लेके खड़े हुए। दुनिया में बड़ी हलचल मच गई। अब यहीं से वो दबाव का दौर शुरू हुआ जब भारत पे 25% टैरिफ लगाने की बात रेसिप्रोकल टैरिफ की कह दी थी, और अभी जो वर्तमान की तारीख में जो टैरिफ आपका 25% चल रहा है, ये वही 25% है जो इस लिस्ट में डाला गया था। जो रिमेनिंग 25% की बात है जो 27 अगस्त से लागू होने वाला है, जिसकी संभावनाएं लगभग हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड डील पे बैकफुट पे गए हैं तो हो सकता है, पर देखिए ये ट्रंप है, हो सकता है कल की न्यूज कुछ आए और हम कुछ और बोल रहे हो, फिर आप कहोगे सर कल तो आप ये बोल रहे थे भाई, आज आप ये बोल रहे हो, तो क्या करें। और आश्चर्य की बात देखिए, हम दूसरा टॉपिक और ढूंढते हैं यार, कुछ तो बोले किसी और मुद्दे पे, लेकिन ट्रंप की पर्सनैलिटी ऐसी घूम घुमा के बीच में आ ही जाता है। अब आप सोच के देखिए जियोपॉलिटिक्स में ट्रंप को छोड़ के क्या बोले और कहां बोले। पिछले सारे वीडियोस में नहीं चाहते हुए ट्रंप की एंट्री हो जाती है। ये हमारी मजबूरी है, अब करें तो करें क्या। अब भी थोड़ा कॉपरेट करिए, सुनिए, समझिए। तो ये 25% हम पे आज लागू है, बाकी 25% संभावित रूप से 27 अगस्त को लागू हो जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप यहां पे परेशान क्यों हुए? डोनाल्ड ट्रंप क्या इसलिए परेशान हुए कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मना कर दिया, या कुछ और भी रीजन है? गौर करिएगा क्यों उन्होंने अपनी उस टीम को आने से मना किया, क्यों वो नेगोशिएशन का 6th राउंड नहीं हो सका, क्या कहानी है, एक एक करके समझिए। पहली चीज, अमेरिका की अपेक्षा बड़ी स्पष्ट शब्दों में रही कि साहब हमारे साथ ट्रेड डील कर लो, ना एग्रीकल्चर सेक्टर कोई भी आप कंसेशन की बात मत करो, एक्सेप्शन कुछ मत रखो, और फिर देखो तुम्हारे दिन जो पलटते हैं। हमारे साथ जुड़ के तो देखो। ये वही है सर कि वो एमएलएम है ना कि सर 2 मेंबर जोड़ो, उसके बाद में लाइव देखो तुम बीएमडब्ल्यू में घूम लोगे। तो ये सब बोलने लगे कि इंडिया तुम ट्रेड डील करके तो देखो, फिर तुम कहां से कहां होगे। हमने कहा भैया एग्रीकल्चर और ये सेक्टर छोड़ो, बाकी चीजों में डील करने को तैयार हैं। बुरा लग गया। दूसरी चीज, सीज फायर के लिए भाई साहब ने कितना मतलब कोशिश की। आप सोचो, ये लिख रहे हैं आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, मतलब पूरी रात इन्होंने खराब कर दी। मेडिटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention on this matter. मेरे दोस्तों कितनी जहमत उठाई, रात भर इन्होंने बातचीत करी और 2 देशों के बीच में शांति समझौता करा दिया। शांति समझौता करा दिया तो भारत ने क्यों नहीं माना? भारत अगर मानता तो ईगो हर्ट नहीं होता भाई। ईगो हर्ट इसीलिए हो गया, परेशान ग्रिंगो इसीलिए हो गया कि हमने इस चीज को एंडोर्स नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, आपने समझौता नहीं कर रहे थे, लेकिन बेइज्जती तो नहीं करनी थी। बेइज्जती गलत हो गई। अगर आप ये बेइज्जती नहीं करते, आप ये कहते कि हां भारत के पाकिस्तान के युद्ध को अमेरिका के मीडिएशन से सीज फायर किया गया, तो फिर आप एक लाइन और बोल देते, दिल खुश हो जाता। क्या बोलते मोदी जी? आई सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द नोबेल पीस प्राइज। वाह जी वाह, मतलब वो चलता ना, मेम चलता है, वाह मोदी जी वाह। बस ये इतना खुश होता ग्रिंगो जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों? ठीक है, एग्रीकल्चर मत करो। पहले बोलते सीज फायर मैंने कराया, फिर उसके बाद में बोलते शांति का मसीहा है, फिर मुझे नॉमिनेट कर देते तो हम चौड़े और बाजार सकड़े, फिर हमसे कोई कंट्रोल, हम पर कोई समस्या नहीं। तुम बोलो ना क्या चाहिए, टैरिफ कम करना, माइनस में
कैसे पॉसिबल होगा? मतलब समझो, भाव समझो, हर हद में ये भारत के फेवर में हो जाते, और उसके बाद में जब कुछ ना बना, अब साहब तो करेगा क्या? कहीं तो कोई जोश निकालना पड़ेगा, कहीं तो गुस्सा निकालना पड़ेगा। तो नजर आया ये यूक्रेन वॉर में रशिया रुक नहीं रहा, तो इंडिया को फंसा दो। अब ये सारे मसले यदि चाइना के साथ में हुए हो तो बोलते ना कि सब चाइना पे टैरिफ आपके नहीं है, तो खुन्नस इंडिया से ये नहीं है कि ट्रेड डील कर रहे हो, खुन्नस ये नहीं है कि आप पेट्रोलियम परचेज कर रहे हो रशिया से, खुन्नस ये है कि आप हमारे पैरों में तेल की मालिश नहीं कर रहे हो, हमारे तलवे नहीं चाट रहे हो। तो वो ग्रिंगो की अक्कल में कहता भांग खाई अक्कल है, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये हिंदुस्तान है। तो साहब जब ये इस युद्ध के बारे में चर्चा शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो 10% का टैरिफ ब्रिक्स के ऊपर, रशिया को ये लोग सपोर्ट करते हैं, तो लुला डिसिल्वा 50%, इंडिया पे 25% लगाया, पेनल्टी 25%, 50%, चाइना पे 37% या 34% के टैरिफ पे बात है। इनका मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका पे कितना है। तो कुल मिलाकर के रशिया को घेरो, जिससे कम से कम ये तो ना बन पाया, इसको तो कंट्रोल करें, और खुन्नस इस पे निकाल दो, क्योंकि ना ये हमारे सीजफायर वाले इशू पे माना, ना ये एग्रीकल्चर डील करता, ना मुझे शांति का मसीहा कहता। सारे मसलों में जब इंडिया एंटी खड़ा है तो साहब ये सारा खुन्नस गुस्सा रशिया के बहाने से इंडिया पे निकल रहा है, और इसीलिए उन्होंने ब्रेक लगाए हैं, फ्लाइट नहीं आने दी इंडिया, वरना तो नेगोशिएशन शुरू होता, तो बातचीत होती। तब सर आधार तो लड़ाई का कुछ भी कोई भी बना सकता है। तो ये यूनिटी ब्रिक्स की ग्रिंगो को बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त के कारण मैंने आपको बता दिए क्यों। अब वो कारण तो दब गए, हाईलाइट ब्रिक्स हो गया कि डिडॉलराइजेशन करते हैं। भारत ने स्पष्ट कहा कि भैया डॉलर से हमारा कोई आफत नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले भारत ने रुपी के भी लेकर के, आपको पता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपना एक नया पैंतरा फेंका है, जो लॉन्ग टर्म में भारत को बहुत गेन देने वाला है। अब इस स्थिति के अंदर जैसे जैसे ब्रिक्स मजबूत, क्योंकि अमेरिका के लिए डॉलर की सुप्रीमेसी तो लाइक एक जान है, आत्मा है उसकी, वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। तो आरोप लगाने में कहां जाता है, ब्रिक्स मिलकर डिडॉलराइजेशन कर रहा है, ब्रिक्स कह रहा है हम ऐसा कर नहीं रहे, लेकिन हकीकत में भविष्य में ऐसा हो जाएगा। तो दुनिया को कंट्रोल करने का आधार जो इन्होंने डॉलर को बनाया, अब यही अर्थव्यवस्थाएं क्या कर रही हैं, आपसी व्यापार को अपनी लोकल करेंसीज में करके, अपनी स्थानीय मुद्राओं में करके डॉलर की निर्भरता को घटा रही हैं। वो इन देशों के लिए बेहतर है और अमेरिका के लिए खतरा है। तो कुल मिलाकर के हो क्या गया, सारी बातों का सारे निकल के आया कि भैया इंडिया पे यूएस ने 50% टैरिफ लगा दिया, टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। आगे अब क्या होगा ये पता नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप समझौता कर नहीं रहे। एग्रीकल्चर समझौता करो, अब आप सोचिए एग्रीकल्चर समझौते में एक मतलब जीएम मॉडिफाइड, ठीक है, जीएम जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो। अमेरिका बड़ी तादाद में सब्सिडी करता है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे। जब वो सस्ता माल, कौड़ियों के भाव का माल इंडिया में आके उतरेगा तो भारत का किसान कहां उससे कंपीट करेगा भाई माल को सस्ता प्रोवाइड करने में। वहां तो आपने सब्सिडी दे करके मामला चला लिया। इंडिया यदि इतनी सब्सिडी दे देगा तो उसकी इकॉनमी खराब हो जाएगी। तो हम बीट नहीं कर सकते, मरेगा हमारा किसान। और देश का किसान यदि गया, सर किसान देश की रीढ़ है। जो लोग समझते हैं ना कि सर जब कुछ है वो उद्योगों से है, सर उद्योग की रीढ़ भी एग्रीकल्चर सेक्टर होता। बिना प्राइमरी सेक्टर के सेकेंडरी सेक्टर जीरो है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, मतलब विनिर्माण। विनिर्माण के पहले एक शब्द होता है निर्माण। तो सर जो मूल सामग्री है वो तो नेचर से ही आएगी, प्राइमरी सेक्टर से ही आएगी। बिना प्राइमरी सेक्टर के आप कर क्या लोगे। तो कृषि पे कॉम्प्रोमाइज देश नहीं कर सकेगा, ना करना चाहिए। तो भारत और रशिया की दोस्ती को लेकर के भी बड़ा पेट में तकलीफ है कि भाई क्यों आप क्रूड ऑयल खरीदते हो। भारत और रशिया की चमकती हुई दोस्ती चमकेगी, देश आगे बढ़ेंगे। ये अनाउंस मन से करते हैं कि हमने सुना है कि हिंदुस्तान ने पेट्रोलियम लेना कम कर दिया है। भैया इनको एक कान वाली मशीन ला करके दे दो। तुमने गलत सुना है ग्रिंगो, भारत ने बढ़ा दिया है अपने ऑयल इंपोर्ट को, घटाया नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो अपने निर्णय खुद लेना जानता है। अब यहां पे एएनआई के हवाले से जो खबर आई थी उसको भी एक बार गौर फरमा लीजिए। 17 अगस्त 2025 रात को 1:18 पे ये खबर आती है, और यहां पे वो सब लिखा है कि भैया 25 अगस्त से जो 6 राउंड होने वाला था नेगोशिएशन का वो अब नहीं होगा। नहीं होगा तो अच्छी बात है, मत आइए। अब यहां पे ग्रिंगो ने जो आरोप भारत पे लगाया आप उनको भी देखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को रोकना, पहले 25% एडिशनल टैरिफ या पेनल्टी को जाहिर करना, उसका आधार क्या बनाया इन्होंने। आधार यह बना लिया कि भैया रशिया से ऑयल आता है, कौड़ियों के भाव में भारत पेट्रोलियम खरीद रहा है और डॉलर में बेचता है, रशिया को पैसा देता है। रशिया जो है वो
यूक्रेन युद्ध में उसको निपटा रहा है। कल क्या किया ट्रंप आपने? अलास्का वाली मीटिंग का बहुत ही सटीक, सीधा और सरल एनालिसिस आप देखना चाहें, प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा। बहुत क्लियर कट अप्रोच में बात हुई है। तो कुल मिलाकर के टैरिफ लगाने की बात थी, तो भारत के भी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं श्री रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि तुम तो दुनिया भर की चीजें खरीद रहे हो, यूरेनियम, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, फर्टिलाइजर, केमिकल, तुमने रोका क्या? नहीं रोका। तो क्या वो तुमको उधार दे रहा है क्या? या तुमसे वो पैसे नहीं ले रहा क्या? पैसा ले रहा, डॉलर में ले रहा है ना, तो वो डॉलर से क्या हथियार नहीं खरीदे जाते? क्या तुम नकली नोट देते हो क्या उनको कि भाई नकली नोट है जी हमारे, उनसे थोड़ी हथियार खरीदेगा? भारत की जो नोट है वो असली है, भारत की करेंसी असली है, उसी से हथियार खरीदा जाएगा। भाई ये अजीब बुद्धि। पूछ लिया कि भारत तो ऐसा बोल रहा है, आप क्या वाकई में ट्रंप साहब ऐसा करते हैं? वो लोग हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। नहीं पता और आप राष्ट्रपति हैं, शर्म की बात है। अब सर स्टेटमेंट भारत ने दे दिया था। अब जब ये अलास्का में मीटिंग होती है, क्योंकि जिसको कंट्रोल ये करना चाह रहे थे, जिसके पीछे भारत के पीछे पड़े हैं बुरी तरह से, मीटिंग करने गए तो पहले माहौल तो ये था कि नहीं माना तो बहुत बुरी स्थिति कर दूंगा, बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। और जब मीटिंग हुई उसके बाद में फोटो देखो, वे ओरिजिनल वो तो नहीं है, लेकिन इनके कुछ दबे हाल ऐसे ही थे, पूरा एटीट्यूड डाउन था। क्यों सर? मीटिंग के पीछे इनको कुछ मिला ही नहीं। तो मसला क्या है? लूला डिसिल्वा अपने रंगत दिखा चुके हैं, अमेरिका को पता है अच्छे से, बेचारे सोयाबीन तो नहीं बेचने दे रहा है चीन को, इससे बुरे क्या गति होगी। चाइना अपने रंग में ऑलरेडी पहले से था, मजबूती के साथ में खड़ा है, और अब भारत भी सीधा फ्रंट हो चुका है। अमेरिका से किसी बात का डर यहां पे नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इस 15 अगस्त को कहा इस बात को कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। स्वतंत्र भारत और बेहतर होगा जब वो स्वतंत्र के साथ में आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। और वो आत्मनिर्भरता सिर्फ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो चीन के संदर्भ में भी है, वो रशिया के संदर्भ में भी है, वो दुनिया के हर उस देश के संदर्भ में है जिस पे हमारी निर्भरता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाकी दुनिया हम पे निर्भर हो। और हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी बहुत मजबूत है मेरे दोस्तों। सरकार फोकस करे ना ईमानदारी से, तो देश की युवा पीढ़ी बहुत कुछ करने की कंडीशन में खड़ी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रही बात एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसी दिन सेम डे भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी एक ऑडिटोरियम में भाषण देते हुए कहा था कि भारत नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, कृषि क्षेत्र नहीं खुलेगा। आप ग्रिंगो ने जब इतना सुन लिया तो क्यों फजीयत कराने वो यहां पे आता? और आरआईसी को मजबूत होते हुए देख के और ज्यादा तकलीफ है। भाई इंडिया तो आना नहीं, इधर से ये मजबूत हो रहे हैं। तो हर स्थिति अमेरिका की अगेंस्ट है, भारत के पक्ष में है। हो सकता है क्षणिक रूप से तकलीफों का सामना इस देश को करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, घाव को जब खत्म किया जाता है तो थोड़ी तकलीफ तो सर आती है, लेकिन वो घाव यदि बरकरार रह गया, उस दर्द के डर से हमने उसको छुआ नहीं, तो वो नासूर जो है ना वो बहुत गंभीर हो जाता है और कई बार उस अंग को काटना पड़ता है। भारत ऐसे दंश पहले झेल चुका है, पर अब वो समय नहीं है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है। कैसा ये एनालिसिस, कैसा ये सेशन आपको लगा, प्लीज कमेंट करके बताइए। आपके हर एक कमेंट से हमारा हौसला हर दिन बढ़ता है, तो इसे बढ़ाइए, क्योंकि हम आपसे हैं। आप हमारे को सपोर्ट करते तो हमारा अस्तित्व है सर। और फटाफट बहुत तेज गति से जो परिवार बढ़ रहा है, आप देखिए लगभग 3 महीने में हम 85,000 के आसपास का परिवार हो चुका है। जल्दी हम 100 के भी हो जाएंगे और मैनी मोर टू कम। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, सब्सक्राइब नाउ, सी यू सून अगेन, बाय बाय, जय हिंद।